प्रश्न देखिए, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए में दिया है पावलोव के द्वारा, बी में दिया है स्किनर के द्वारा, सी में दिया है सिगमंड फ्रायड के द्वारा और ऑप्शन डी में दिया है युंग के द्वारा। आप सभी लगातार उत्तर करते चलेंगे। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय जो है किसके द्वारा दिया गया था। देखिए, फ्रायड के अचेतन का नाम आपने सुना होगा, हालांकि फ्रायड हमारा उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय जो है युंग ने दिया है। देखिए, युंग ने कहा था कि फ्रायड के अचेतन में सिर्फ हमारी अतृप्त इच्छाएं होती हैं। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे माता पिता या पूर्वजों की जो अतृप्त इच्छाएं रह जाती हैं, वह जीन्स के माध्यम से या फिर सपनों के माध्यम से हमारे अचेतन में शामिल हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारे अचेतन के अलावा हमारे पूर्वजों की भी जो अतृप्त इच्छाएं होती हैं, वह हमारे अचेतन में शामिल होती हैं। इसे ही जो है उन्होंने सामूहिक अचेतन कहा। आपसे पूछ भी रहा था कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, युंग ने। पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 2 पर चलेंगे। इरोस शब्द है, चलिए आपको बताना है कि यूरोस शब्द का जो है अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है जीवन मूल प्रवृत्ति से, बी में दिया है मरण मूल प्रवृत्ति से, सी विकल्प में दिया है भय मूल प्रवृत्ति से और डी में दिया है प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। देखिए, आपने पढ़ा होगा फ्रायड के अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उन्होंने 2 शब्द दिए, इरोस और थनाटोस। इरोस शब्द का अर्थ होता है जीवन मूल इच्छा और थनाटोस का अर्थ होता है मृत्यु मूल इच्छा। यहाँ आपसे यूरोस शब्द पूछ रहा है, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीवन मूल प्रवृत्ति। ए उत्तर यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो है सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए में दिया है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन बी में देखिए दिया है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध और ज्ञान। ऑप्शन सी में दिया है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग और ऑप्शन डी में देखिए दिया है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और फिर जो है मूल्यांकन। देखिए, बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। पहला संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा जो है मनोगत्यात्मक क्षेत्र। बाद में उन्होंने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को जो है पुनः जो है क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया। और देखिए क्रम से वो 6 भाग कौन से हैं, तो पहला देखिए ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा और अंतिम है मूल्यांकन। तो देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और फिर जो है मूल्यांकन। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे नोट्स जरूर कर लेंगे। इसी तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? ऑप्शन ए में दिया है व्यवहारविदों का, बी में दिया है संरचनाविदों का, ऑप्शन सी में दिया है मनोविश्लेषकों का और डी में दिया है गेस्टाल्टवादियों का। चलिए आप सभी उत्तर करेंगे। क्षेत्र सिद्धांत जो है निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का या फिर गेस्टाल्टवादियों का। देखिए क्षेत्र सिद्धांत का जो है सिद्धांत दिया कुर्ट लेविन ने। क्षेत्र सिद्धांत देने से पहले कुर्ट लेविन जो है गेस्टाल्टवाद से जुड़े थे
और देखिए गेस्टाल्टवाद के जो है प्रेरक माने जाते हैं मैक्स बर्दीमर। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवादियों का। देखिए कोर्ट लेविन जो है क्षेत्र सिद्धांत देने से पहले जो है गेस्टाल्टवाद से जुड़े थे, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 पर चलेंगे हम लोग। अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत जो है किसने दिया है? ऑप्शन ए में दिया है हल ने, बी में दिया है थार्नडाइक ने, सी विकल्प में दिया है स्किनर ने और डी में दिया है वॉटसन ने। आपको उत्तर करना है कि अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत जो है किसने दिया है, हल ने, थार्नडाइक ने, स्किनर ने या फिर वॉटसन ने। देखिए अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत जो है दिया है स्किनर ने। सी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्से का इजहार करता है तो यह जो है किसका उदाहरण है? चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्से का इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? देखिए एक जगह की भड़ास दूसरे जगह पर निकालना ही विस्थापन है। देखिए जैसे बच्चा स्कूल में जो है गुरुजी से डांट खाकर घर आया और गुरुजी को तो वह डांट नहीं सकता और वह जो गुस्सा है वह घर आकर जो है अपनी छोटी बहन पर निकालता है। अर्थात एक जगह का गुस्सा जो है दूसरी जगह पर आकर निकालना ही जो है विस्थापन कहलाता है। ये उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 7 पर देखिए, विद्यालय तैयारी योजना किस शिक्षा से जुड़ा है? विद्यालय तैयारी योजना किस शिक्षा से जुड़ा है? ऑप्शन ए में दिया है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, बी में दिया है प्राथमिक शिक्षा, सी में दिया है माध्यमिक शिक्षा से और डी में दिया है उच्च प्राथमिक शिक्षा से। देखिए विद्यालय तैयारी योजना को जो है हम लोग स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो देखिए विद्यालय तैयारी योजना या फिर स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8 के क्रम में आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है इनमें से? ऑप्शन ए में दिया है निद्रा, बी में दिया है खेलना, सी में दिया है प्रशंसा और ऑप्शन डी में दिया है क्रोध। उत्तर करें आप सभी। देखिए आपसे पूछ रहा है कि इनमें से जो है जन्मजात अभिप्रेरक कौन है। देखिए खेलना आपको सीखना पड़ता है, प्रशंसा भी आप किसी की प्रशंसा करेंगे तो पहले सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से उसकी प्रशंसा की जाए। और देखिए क्रोध जो है यह कोई जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है बल्कि यह जो है संवेग है। तो देखिए क्रोध हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि यह एक संवेग है, प्रशंसा भी हमारा उत्तर नहीं होगा और खेलना भी हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए जन्मजात अभिप्रेरक है निद्रा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9 पर चलेंगे। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? ऑप्शन ए में दिया है वैदिक कालीन शिक्षा में, ऑप्शन बी में दिया है बौद्ध कालीन शिक्षा में, ऑप्शन सी में दिया है मुस्लिम कालीन शिक्षा में और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। उत्तर करें आप सभी। देखिए उपनयन संस्कार जो है वैदिक कालीन शिक्षा में किया जाता था। ये उत्तर यहाँ पर सही होगा। देखिए उपनयन संस्कार जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का होता था। देखिए ब्राह्मण का जो है उपनयन संस्कार 6 से 8 वर्ष की उम्र में होता था। क्षत्रिय का जो है उपनयन संस्कार जो है 10 से 11 वर्ष की उम्र में
और वैश्य का जो है उपनयन संस्कार 11 से 12 वर्ष की उम्र में किया जाता था। और देखिए प्रवज्जा संस्कार होता था बौद्धकालीन शिक्षा में। प्रश्न नंबर 9 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विधि है? ऑप्शन ए में दिया है प्रश्नावली विधि, बी में दिया है साक्षात्कार विधि, सी में दिया है मत सूची और डी में दिया है ये सभी। देखिए मूल्यांकन की विधि, देखिए प्रश्नावली विधि भी है, साक्षात्कार विधि भी है, मत सूची भी है। तो देखिए ये तीनों ही जो है मूल्यांकन की विधियां हैं, इसलिए जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, उपरोक्त सभी जो है मूल्यांकन की विधियां हैं। डी उत्तर जो है यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बालक की शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ऑप्शन ए में दिया है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। ऑप्शन बी में दिया है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन सी में दिया है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। ऑप्शन डी में दिया है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। देखिए पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, सबसे पहले जो है सिर विकसित होता है, ना कि पैर। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया है पैर से, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। सी में भी देखिए पैर दिया है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन ए की बात करें तो सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, नहीं, यह हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए दिया है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, बिल्कुल बी उत्तर यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 11 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि बालक की शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, तो आपका उत्तर होगा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। प्रश्न नंबर 12 पर चलेंगे। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को जो है उत्प्रेरित करता है। आपको बताना है कि वह कौन सा मॉडल है जो सीखने के लिए बच्चों की सृजनात्मकता को जो है उत्प्रेरित करता है। ऑप्शन ए में दिया है बैंकिंग मॉडल, बी में दिया है रचनावादी मॉडल, सी में दिया है प्रोग्रामिंग मॉडल और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए रचनावादी मॉडल जो है सीखने के लिए जो है बच्चों की सृजनात्मकता को जो है उत्प्रेरित करता है। बी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रचनावादी मॉडल। आगे बढ़ेंगे। बाल देवो भव का नारा किसने दिया? यह भी जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। बाल देवो भव का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए में दिया है गिजू भाई बधेका ने, ऑप्शन बी में दिया है फ्रोबेल ने, ऑप्शन सी में दिया है मारिया मॉन्टेसरी ने और डी में दिया है जॉन डीबी ने। देखिए जॉन डीबी के विद्यालय को जो है लैब विद्यालय कहा जाता है। और देखिए बाल देवो भव का नारा दिया गिजू भाई बधेका ने। ए उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है, दिवा स्वप्न। और देखिए भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं गिजू भाई बधेका। ये जो है मारिया मॉन्टेसरी से भी बहुत प्रभावित थे। यहाँ आपसे पूछ रहा था कि बाल देवो भव का नारा किसने दिया, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिजू भाई बधेका ने। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद जो है परिभाषित करता है? ऑप्शन ए में दिया है नीरसता संबंधी दोष, बी में दिया है पठन दोष, सी में दिया है गणना दोष और डी में दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए आपको बताना है गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को जो है कौन सा पद जो है परिभाषित करता है। देखिए नीरसता संबंधी दोष तो नहीं होगा, पठन दोष भी हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए पठन विकार से संबंधित है डिस्लेक्सिया,
यहाँ आपसे गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणना दोष। देखिए गणना दोष में जो है बच्चा जो है चिन्ह गुणा भाग के चिन्ह में जो है जो कठिनाई का अनुभव करता है उसे जो है गणना दोष कहा जाता है, और यह जो है दोष डिसकैलकुलिया जो है कहलाता है। देखिए यदि गणितीय संबंधी कठिनाई का अनुभव करता है बच्चा तो जो है उसे जो है डिसकैलकुलिया कहा जाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया है गणना दोष। सी उत्तर यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 15 पर चलेंगे। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए में दिया है क्षमता निर्माण का अभाव, बी में दिया है अभिभावकों की भागीदारी का न होना, ऑप्शन सी में दिया है अलगाव, और ऑप्शन डी में दिया है संवेदनशीलता। चलिए समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? देखिए समावेशीकरण की सफलता के लिए जो है आवश्यक है संवेदनशीलता। डी उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता जो है अत्यंत आवश्यक है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर का होना चाहिए, ताकि जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो है अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग न समझें तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। इसलिए संवेदनशीलता जो है समावेशीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। डी उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आप सभी बताएंगे कि सेशन कैसा रहा। 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ शामिल किया गया था और आपने कितना स्कोर किया आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के सेशन को यहीं पर रोकेंगे। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।